नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर और क्या चल रहा है खेल अर्थ जगत में भी, और कुछ झलके संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने ली आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर दी शुभकामनाएं। अमित शाह, गडकरी समेत एनडीए के नेता, कई दिग्गज भी बने ऐतिहासिक पलों के साक्षी। पवन कल्याण और नारा लोकेश समेत कई मंत्रियों ने भी ली शपथ। ओडिशा को आज पहली बार मिलेगा भाजपा का मुख्यमंत्री। मोहन चरण मांझी लेंगे सीएम पद की शपथ। प्रभाती परिदा और केवी सिंह होंगे उप मुख्यमंत्री। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चौबीस जून से 3 जुलाई के बीच 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। नवनिर्वाचित सांसद लेंगे शपथ। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और अभिभाषण पर भी होगी चर्चा। 27 जून से 3 जुलाई के बीच राज्यसभा के सत्र की कार्यवाही। जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को किया ढेर। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी हुआ शहीद। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार। पूछा, टैंकर माफिया के खिलाफ क्या लिया गया एक्शन। दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। मामले में कल फिर से सुनवाई। T20 विश्व कप में आज भारत के सामने होगी अमेरिका की चुनौती। जीत के रथ पर सवार दोनों टीमों की नजर सुपर 8 में जगह बनाने पर। लेकिन समाचार विस्तार से बात करेंगे आंध्र प्रदेश में नई सरकार की। तो तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने नायडू को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। टीडीपी, बीजेपी और जन सेना वाले एनडीए ने प्रधानमंत्री ने गले लगाया चंद्रबाबू नायडू को और 17 नए चेहरे इसमें शामिल हुए। 3 महिला मंत्रियों ने भी शपथ ली। ऐतिहासिक शपथ ग्रहण कहा जा सकता है। वहीं जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी चंद्रबाबू नायडू के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के साथ 24 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसमें 17 नए चेहरे शामिल हुए। वहीं 3 महिला मंत्रियों ने भी शपथ ली। और इस शपथ ग्रहण समारोह पर और ज्यादा जानकारी के लिए विजयवाड़ा से हमारे संवाददाता अमरेंद्र इस वक्त मौजूद है। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, भव्य शपथ ग्रहण, कई मायनों में इसे ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है। बिल्कुल रमा, ये कई मायनों में ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से एनडीए ने यहाँ पर एक बहुमत की सरकार बनाई है, बहुमत ही नहीं कहेंगे, इसे प्रचंड बहुमत की सरकार कहेंगे, जिसमें 175 विधानसभा की सीटों में से 164 विधानसभा की सीटों को जीतकर एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। और आज उसका एक शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शामिल हुए। और ये शपथ ग्रहण खास मायने में माना जा सकता है कि जब राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इसके जो सहयोगी दल हैं उनके भी 24 जो विधायक हैं मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसमें सबसे बड़ी बात जो जनसेना पार्टी के जो चीफ है, जो पवन कल्याण पॉलिटिशियन है, उन्होंने डेप्यूटी सीएम के तौर पर यहाँ पर शपथ ली।
कुल अगर देखा जाए तो जो मंत्रिमंडल है ये खासा अहम माना जा सकता है, क्योंकि 17 जो नए लोग हैं उनको मौका दिया है और टीडीपी की तरफ से मैसेज दिया गया है कि अनुभव के साथ युवा चेहरों को भी हम इस बार सत्ता मतलब काम करने का एक मौका दे रहे हैं। तो उसी की वजह से ये जो 17 नए चेहरे हैं उनको एक बड़ा मौका दिया गया है यहाँ पर। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जो गठबंधन का जो स्वरूप है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से एक विधायक के मंत्री चुना गया है, वही जो जनसेना पार्टी से 3 और 21 जो है तेलुगु देशम पार्टी से मंत्री पद की शपथ ली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से अगर आप जो संकेतों, राजनीति में कुछ संकेतों का एक बहुत महत्व होता है, और चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता शपथ लेने के लिए खड़े हुए उस समय एक जनता का। बिल्कुल अमरेंद्र, जो संकेत हैं वो बहुत मायने रखते हैं और अपने आप में ये जो शपथ ग्रहण समारोह है अनूठा कहा जा सकता है। अमरेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे संवाददाता अमरेंद्र विजयवाड़ा से, जिन्होंने जानकारी दी और बताया कि किस तरह से ये भव्य भी था, ऐतिहासिक भी था और किस तरह से एक नई तरह की राजनीति के संकेत वहां पर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा में आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी विधायक दल के नेता मोहन चरण मांझी आज ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले मोहन चरण मांझी और मनोनीत उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और पार्वती परिदा ने बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। मोहन मांझी क्योंझर से विधायक हैं। भुवनेश्वर में आज दोपहर बाद होने वाले शपथ समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। शपथ लेने से पहले मोहन चरण मांझी ने कहा है कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता ओडिशा अस्मिता की रक्षा करना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, किस तरह से शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां हो रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और पहली बार वहां पर भाजपा की सरकार। उड़ीसा में 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसी को लेकर न केवल भुवनेश्वर बल्कि पूरे उड़ीसा में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां 2:45 पे राजभवन में पहुंचेंगे भुवनेश्वर स्थित, और उसके बाद 5 बजे यहां सभा स्थल पर आएंगे। 5 से 5:30 बजे तक ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें उड़ीसा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन जो मांझी है उनका शपथ ग्रहण होगा। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और तकरीबन 10 कैबिनेट मंत्री संभावित हैं, और इसके साथ ही साथ 7 से 8 राज्य मंत्री यहां शपथ लेंगे। तो ये बहुत ही शानदार पल होगा उड़ीसा वासियों के लिए। इसकी बेहतरीन तैयारियां की जा रही है और जो चारों तरफ का जो वातावरण है इस जनता मैदान का, ये उड़ीसा के सांस्कृतिक रंगों से रंगा हुआ है। रोड पर जिधर भी देखें उधर ही उड़ीसा के रंग दिखाई दे रहे हैं। एक पर्व का त्योहार यहाँ नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उत्सव का माहौल है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तकरीबन 67 प्लाटून तैनात की गई है। स्टेट और केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज के यहाँ जवान तैनात है। चप्पे चप्पे पर किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए उड़ीसा के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक न केवल लोगों की कतार लगी हुई है स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर, वहीं दूसरी ओर जो राजभवन से लेकर ये जनता मैदान है वहां पर भी रोड के दोनों ओर आम लोग खड़े हुए। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को न केवल देखने को आतुर है, बल्कि इस नई सरकार के गठन का स्वरूप कैसा होगा, भविष्य में विकास के आयाम कैसे स्थापित होंगे, इन सभी को लेकर सबके मन में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि कैसे नई सरकार आएगी और हम सबके सपने बिल्कुल ओपी, जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह का कौतूहल है, उसको देखते हुए क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी। और जिस तरह से पहले ही जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ओडिशा अस्मिता वो उनकी प्राथमिकता में रहेगा, क्या कुछ जो है पहले कदम रहेंगे वहां पर सरकार के? उड़ीसा का विकास इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। उड़ीसा का स्वाभिमान और सम्मान लौटाना इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो ये जो मुख्य एजेंडे 100 दिन का अगर रोड मैप की बात करें तो इस सरकार ने सम्मान, स्वाभिमान और विकास के साथ नए आयाम स्थापित करने पर जोर रहेगा। और यही बात है कि केंद्र और राज्य की जो डबल इंजन की सरकार है उसकी जो योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर इनको लागू करना और आम जन को इनका फायदा दिलाना और चुनाव के दौरान जो बीजेपी ने वादे किए थे उनको हकीकत में फलीभूत करना इस सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। अगर बात करें प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की तो प्रधानमंत्री जब यहाँ ओडिशा आए हैं तब उन्होंने न केवल रैलियों में बल्कि संवाद के दौरान बार बार ये कहा है कि मेरा पहला मकसद है यहाँ के जो जनजातीय समुदाय है, दलित है, पिछड़े हैं, इन सभी का विकास करना और उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना।
यही वजह है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री का चेहरा जनजातीय समुदाय से लाया गया है वो प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी विजन और एक दूरदर्शी सोच का परिचय है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 22.9% जो उड़ीसा में जनजातीय समुदाय है, 95 लाख से अधिक की आबादी है और यहाँ 62 तरह के विभिन्न जनजातीय समुदाय रहते हैं, जिनमें 13 विशेष जनजाति हैं जो आजादी के बाद से उन समाज का किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, पिछली सरकारों ने उनकी उपेक्षा की। तो इन सबको विकास के जरिए पूरा करना प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था और ये सरकार इस एजेंडे को लागू नहीं केवल करेगी बल्कि हकीकत में साकार भी करेगी। संविधान की जो अनुच्छेद है 342, जिसमें 750 जनजातीय जातियां निर्धारित की गई है और उन्हीं जातियों में 62 जातियां ऐसी है जो उड़ीसा की है। तो ये जो संवैधानिक अधिकार बार बार संविधान को बचाने की बात करते हैं प्रधानमंत्री, निश्चित तौर पर इसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और यही वजह है कि ये संवैधानिक अधिकार जनजातीय समुदाय को जो दिए हैं उनको हकीकत में पूरा करना और उनके आत्मनिर्भर बनकर विकास के आयाम स्थापित करने के लिए जो सरकार का स्वरूप होगा उसमें यह एजेंडा प्राथमिक तौर पर रहेगा। इसके अलावा जो सरकार ने जो एजेंडा तय किया उसमें उड़ीसा का सम्मान और स्वाभिमान की भी बात कही गई है, जो निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछली सरकार में एक तमिलनाडु के प्रशासक थे जो न केवल राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी देते थे बल्कि उड़ीसा के हर जो विकास के एजेंडे उसमें अपना निजी दृष्टिकोण रखते थे, तो लोगों में भारी आक्रोश था और यही वजह की जो वीके पांड्यान है उसने जो किया वो पूरा नहीं हो पाया और यही सरकार बदली है। तो अब नई सरकार एक लोकप्रिय सरकार, जनतंत्र की सरकार, लोकतंत्र की सरकार, जनता द्वारा चुनी गई जनता की सरकार होगी जो आम जन के साथ न केवल संवाद करेगी बल्कि विकास के वादे के साथ सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर सबका विश्वास भी हासिल करेगी और यही इसी बात को लेकर ये सरकार का गठन होगा। और इसमें जो मंत्रिमंडल में जो सहयोगी बनेंगे वो सब इसी के महत्वपूर्ण सूत्रधार होंगे। समाज का ध्यान रखा जाएगा, क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा, वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। हर तरह से ऐसा मंत्रिमंडल होगा जो उड़ीसा के विकास में नए आयाम स्थापित करेगा, यहाँ के संसाधनों का बेहतर बिल्कुल एक बड़ा विजन है, अपेक्षाएं भी बड़ी है। आप नजर बनाए रखिए ओपी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। निर्मला सीतारमण जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया, इस बार भी उन्हें वही जिम्मेदारी दी गई है और आज उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के तौर पर आज पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। वहीं अजय टम्टा ने भी सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। साथ ही हर्ष मल्होत्रा ने भी सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकवादी हमला हुआ है। कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर सेक्टर के सैदा गांव में एक घर पर आतंकवादियों ने हमला किया। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की एक टीम मौके पर पहुंच गई। 2 आतंकवादियों में से एक को कल रात मुठभेड़ में मार गिराया गया, वहीं दूसरा आतंकी फरार होने में कामयाब रहा, जिसको पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के एक जवान भी शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। हमले में एक नागरिक के घायल होने की सूचना मिली है। फरार आतंकी की तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं डोडा में भी आतंकी हमला हुआ है और यहां चत्तरगला इलाके में बीती रात आतंकवादियों ने भारतीय सेना के टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस पर फायरिंग कर दी। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक एसपीओ के घायल होने की खबर है। घायल जवानों का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी चल रही है। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। और डोडा की बात करें तो सेना के टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस पर आतंकियों ने फायर किया। राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक एसपीओ इसमें घायल हो गए और अब पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।
जो जांच है वो लगातार चल रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली में जल संकट की। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आपने टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि आप इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम दिल्ली पुलिस को टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कहेंगे। कोर्ट ने कहा कि टैंकर माफिया दिल्ली में पानी की चोरी कर रहे हैं और दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है कि हर गर्मी में यहाँ पानी की दिक्कत होती है, आपने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत कल फिर मामले की सुनवाई करेगी। और भीषण गर्मी के बीच दिल्ली की जनता जल संकट से जूझ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में जनता को टैंकर से पानी मुहैया करवाया जा रहा है। इस बीच भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर दिल्ली जल बोर्ड और टैंकर माफियाओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तो गंभीर जल संकट से जूझ रही है दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए हैं दिल्ली सरकार से। इसी बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कड़ी फटकार आज सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और एक कड़ा रुख भी देखने को मिला है जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि हमेशा ये किल्लत होती है, आपने इसमें किया क्या, और टैंकर माफिया पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। और क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल रमा, ये दो मुख्य सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के कि जब हर साल इस तरह गर्मी के दौर में ऐसा संकट देखने को मिलता है तो व्यवस्था क्या है दिल्ली के पास। दो बातें यहाँ पर उठाई गई थी जो हरियाणा की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई थी कि दिल्ली को अगर पानी दिया भी जाता है अतिरिक्त, जैसा कि मांग की जा रही थी कि यमुना से अतिरिक्त पानी दिया जाए, तो उनकी खुद की व्यवस्था क्या है जिसमें 52% डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो टैंकर माफिया हैं वो पानी की चोरी करते हैं और इंडस्ट्री भी चोरी करते हैं, ये दिल्ली जल बोर्ड की खुद की रिपोर्ट कहती है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यही पूछा है कि टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इसके अलावा रमा, आप याद करें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिया था कि वो 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ेगा। लगातार वो 130 क्यूसेक पानी की सप्लाई जारी रहेगी। उतना पानी दिल्ली तक नहीं पहुंचा है। इस पर हिमाचल सरकार के अधिकारियों से भी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जताई और ये कहा कि जब पिछली बार हिमाचल प्रदेश तैयार था कि वो 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को उपलब्ध करा देगा, तो फिर पूरा पानी दिल्ली को क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो इन दोनों राज्यों से पूछा गया है कि क्या कदम उठाए गए हैं अब तक। दूसरी बात, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने अपना बचाव ये किया कि उनका ये कहना था कि 50% डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हर स्टेट में है और हरियाणा खुद बताए कि उनके यहाँ कितना पानी की बर्बादी होती है। तो इस तरह के कुछ आरोप प्रत्यारोप भी चले, लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर बेहद गंभीर है कि दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है, क्योंकि ये हर साल की बात है। जैसा आप पर्यावरण के समय देखते हैं दिल्ली में स्मॉग का एक समस्या खड़ी हो जाती है, इसी तरह गर्मी में पानी का संकट होता है हर साल। इसका एक स्थायी उपाय क्या है, दिल्ली सरकार ये सुप्रीम कोर्ट को बताए। बिल्कुल विकास, और जिस तरह से दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है और ये पूछा है कि टैंकर माफिया के खिलाफ आखिर कदम क्या उठाए गए, तो जिस तरह से दिल्ली सरकार की लापरवाही रही है और टैंकर माफिया से कहीं ना कहीं इसे कहना चाहिए कि आप प्रत्यक्ष रूप में ये भी कहा है कि वो सवाल क्यों नहीं उठाए गए। जो टैंकर माफिया लगातार जो है वो दिल्ली की जनता को जिस तरह से उनका शोषण इसे कहा जा सकता है कि कर रहे हैं और लगातार जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में काफी गंभीर हो जाता है। बिल्कुल रमा, टैंकर माफिया और इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री भी पानी की चोरी कर रही है। इनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यही सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता है। और ये संकट हर वो व्यक्ति नहीं समझ सकता जो इस समस्या से रूबरू नहीं होता है रोज। दिल्ली के बहुत बड़ी आबादी के इलाके की रोज की चिंता यह है कि उनकी पानी की सप्लाई कैसे सुनिश्चित होगी। टैंकरों का इंतजार करना, पानी के लिए लड़ाइयां होना, ये सब खासतौर से घनी आबादी वाले इलाकों में ये रोजाना के दृश्य हो गए हैं। और यही वजह है कि इन मीडिया रिपोर्ट्स का भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और ये कहा है कि हर साल ये संकट की स्थिति पैदा होती है। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैंकर माफिया के खिलाफ अगर दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को सीधे निर्देश देने पड़ेंगे। ये अपने आप में और एक चिंताजनक बात है कि एक
चुनी हुई सरकार के होते हुए कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा इस तरह के मामले में, अगर ऐसा भविष्य, अगर आने वाले दिनों में इसको एड्रेस दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं किया जाता। दूसरा, राजधानी में ये कहीं ना कहीं लापरवाही के साथ साथ एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ भी इशारा करता है। देखिए, एक नेक्सस पुराना देखने को रहा है। जो तमाम जो राजनेता हैं, जो छोटे मोटे नेता हैं इलाकों में, वो भी इनमें लिप्त पाए गए। टैंकर माफिया दिल्ली के साथ बहुत पुरानी एक समस्या रही है और ये अक्सर जो रिपोर्ट्स हमने देखी थी, मीडिया रिपोर्ट्स जो आती थी, उसमें ये साफ आता था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड लोग ही इस तरह के मामलों में शामिल हैं। ये टैंकर माफिया जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों को दबाव, लालच, डरा धमकाकर किसी भी तरह से उनको भी संलिप्त किया जाता है, तभी ये इस तरह की पानी की चोरी कर पाते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव की बात हमेशा से रही है, इसीलिए इस बात की भी आशंका सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि स्पष्ट तौर पर तो ये बात नहीं कही, लेकिन जब कोर्ट सीधे सीधे पूछ रहा है कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, तो कहीं ना बिल्कुल विकास, और कितना गंभीर हो जाता है जब एक निर्वाचित सरकार के होते हुए कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो गंभीर जल संकट से दिल्ली जूझ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख लिया है। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस बात की जानकारी दे रहे थे। विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली में क्या है जल संकट की वास्तविक स्थिति और क्या वाकई में है दिल्ली के लोग पानी को लेकर परेशान, इसका ग्राउंड जीरो पर त्रिलोकपुरी में जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाके इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से जो टैंकर हैं उनके जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आप बताइए किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पानी के लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। कितने दिनों से पानी की दिक्कत है? कम से कम 2 साल हो गई। 2 साल से पानी की बिल्कुल दिक्कत है। तो पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं फिर आप? टैंकर का इंतजार तो मतलब देखते ही रहते हैं। अब कम से कम 50 पब्लिक खड़ी हुई है। कितने रोजाना टैंकर आप सप्लाई कर रहे हैं? सर, हमारे 6 ट्रिप है। मेरा नाम टीटू सिंह है। और सर, हम जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत परेशानी है, झुग्गियों में, मकानों में, तो वहाँ पानी हम देख के आते हैं। 3-4 दिन तो परेशान है। लड़ाई भी करते हैं पानी के लिए, कोई नहीं भरने देता। हमने लाइन भी नहीं जुड़वाने दी। 3-4 दिन तो हम परेशान है पानी के लिए। पीने के लिए नहीं, इसलिए हम पानी भरने आए हैं इधर। कितनी बार आते हो भरने के लिए? जब टैंकर आता है जब ही आ जाते हैं, सुबह शाम। पानी के लिए तो बहुत दिक्कत है। कहाँ ले मोर पानी खरीदे? भैया पैसा वालों तो खरीद लेते हैं, लेकिन हम लोग के बस का नहीं। 20 रुपया बोतल पानी आता है। 2 साल हो गए पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी जरा सा पानी आ रहा। कंप्लेंट करने जा रहे, कोई सुनता नहीं मेरी। की समस्या कई सालों से बरकरार है। अगर पानी आए तो हम फिर टैंकर क्यों मंगाए, क्यों परेशान हो? रात भर जाके निकल जाती है हमें। 12 बजे, 3 बजे, 4 बज जाते हैं। हर घंटे का अलार्म लगा कर सोते हैं कि अब तो पानी आएगा, पानी आएगा। पानी नहीं आता बिल्कुल भी। कितनी भी कंप्लेंट कर करके परेशान हो जाओ, बिल्कुल पानी नहीं आता यहाँ पे। थोड़ा बहुत परेशान है भैया। पूरी रात जगे रहते हैं हम, तो बीमार भी हो रहे हैं। पानी आई नहीं बिल्कुल भी। यहाँ तो पूरा सालों से चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है यहाँ तो। नाले का पानी आता है एकदम बिल्कुल गंदा पानी, किसी भी टाइम चला। कई बार शिकायत की है। मेरे पास वीडियो है कम से कम 3 साल पुरानी अभी। वो वीडियो मैंने बना के और वो भी भेजा, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों। एक भीषण गर्मी के अंदर लोगों को एक तो गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से अगर जल संकट हो जाए तो कितनी मुश्किल हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो लगातार पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है दिल्ली में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। देर रात कार्रवाई करते हुए जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। साथ ही नए कलेक्टर और एसपी की तैनाती जिले में की गई है। जारी आदेश के मुताबिक बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर के पद पर IAS दीपक सोनी और एसपी के पद पर अंबिकापुर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को तैनात किया गया है। वहीं इससे पहले पुलिस ने अभी तक 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए। इसके साथ ही अलग अलग 8 FIR दर्ज की गई हैं। इसमें 40 से 50 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। बलौदाबाजार में सतनाम पंथ के धार्मिक स्थल अमर गुफा के जैतखाम में तोड़फोड़ के मामले की जांच और अन्य मांगों को लेकर सतनामी समाज के कई संगठन आंदोलन कर रहे थे। सोमवार को कलेक्ट्रेट के घेराव के दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय में आग लगा दी।
सतनामी समुदाय के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ घटना हुई थी वो अभी जो 10 तारीख को घटना हुई निंदनीय है, यह भी कहा कि उसमें प्रशासन का ध्यान रहे, किसी बेगुनाह को कोई सजा ना हो, साथ ही साथ जो गुनहगार है उनको अवश्य सजा हो, आदि आदि बातें। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बड़ा हादसा हो गया है। बालू से भरा ट्रक सड़क किनारे बनी झोपड़ी पर पलट गया, जिसमें झोपड़ी में सो रहे 4 मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ट्रक गंगा किनारे से बालू लेकर हरदोई जा रहा था। इतने में अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकलवाया, लेकिन एक बच्ची को छोड़कर सभी की मौत हो गई। हादसे में घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। वे 13 जून से 15 जून तक आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इटली के पुलिस से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक विशेष रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री का पद संभालने के चंद दिनों बाद पीएम नरेंद्र मोदी 14 जून को अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी इटली के अपुलिया प्रांत में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर पीएम मोदी यहां आ रहे हैं। खूबसूरत एड्रियाटिक समुद्र के किनारे हो रहे इस सम्मेलन में दुनिया के बड़े नेता जब शिरकत करने आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी उनमें से एक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को एक आउटरीच सेशन को भी एड्रेस करेंगे, जहां पर वो हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को लेकर अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। G7 दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और विकसित देशों का समूह है, जिसके सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। इटली में हो रहे G7 के शिखर सम्मेलन का फोकस यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों पर केंद्रित होगा। G7 चाहेगा कि इस सम्मेलन में अपने उस प्लान को पारित कर सके जहां जब्त रूसी संपत्तियों के द्वारा यूक्रेन की युद्ध प्रणाली को फंड किया जा सके। वहीं भारत ऐसे किसी भी प्लान से दूर रहना चाहेगा। भारत एक बार फिर दोहरा सकता है कि इस मसले का हल बातचीत और कूटनीति से हो सकता है, युद्ध से नहीं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ
अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, बोर्गो ए नाजिया, इटली। और हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ इटली से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अमृतपाल, सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला, जिसे कह सकते हैं कि एक बड़े वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री का दौरा, एक बड़े एजेंडे के साथ, एक बड़े विजन के साथ, किस तरह से इसे बताना चाहेंगे? जी, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो इस आउटरीच सेशन को जिसको एड्रेस करेंगे, एसेंशली जो G20 में भारत की प्रायोरिटीज़ थी, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करना, वही G7 को बताएंगे। G7 विकसित देशों का एक समूह है। दुनिया बदल चुकी है। जब विकसित देश दुनिया का एजेंडा तय करते थे, उससे बहुत आगे दुनिया आगे बढ़ चुकी है। तो भारत चाहेगा कि विकसित देशों की डेवलपमेंट का एजेंडा, क्लाइमेट चेंज का एजेंडा, सॉल्यूशंस जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ उनका हल ढूंढा जाए, वो अपनी आवाज़ रखेगा। दूसरा, जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि बायलैटरल मुलाकातें हैं प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ, यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ, जिसमें एक बायलैटरल एस्पेक्ट भी होगा। अगर आप याद करें तो भारत और इटली के जो संबंध हैं उनको स्ट्रेटेजिक लेवल पर अपग्रेड किया गया था जब पिछली बार प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले थे। तो इसको और मजबूती कैसे दी जाए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और कोलैबोरेशन कैसे बढ़ाई जा सके, इन मुद्दों पर बात करेंगे प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आप जो द्विपक्षीय बातचीत की भी जानकारी दे रहे हैं, एक कितना बड़ा एजेंडा इसमें होगा और किस तरह से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आप बात कर रहे हैं, कूटनीतिक बढ़त की बात कर रहे हैं, वो हासिल करने की कोशिश होगी? देखिए, आपकी जब तो आप कूटनीतिक रिलेशंस की बात करते हैं या स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करते हैं, उसका एक अहम हिस्सा होता है डिफेंस पार्टनरशिप। भारत और इटली का जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो मजबूत है, पर इसको और मजबूती कैसे दी जा सके, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रक्षा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उस पर बात हो सकती है। मोबिलिटी एंड माइग्रेशन को लेकर इस जो आपने समझौते किए थे उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा सकती है। करीब 2 लाख भारतीय यहाँ काम करते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। ये टेक्सटाइल, इटली टेक्सटाइल्स और टेक्नोलॉजी में भारत से काफ़ी आगे है। तो दोनों देश कैसे, आपके पास एक ट्रेन्ड स्किल्ड मैन पावर है, आप कैसे इसको इफेक्टिवली और आगे लेके जा सकते हैं, इन मुद्दों पे बातचीत हो सकती है जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी के बीच में। दूसरी बात यह है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा कैसे दिया जाए। अभी जो आपका ट्रेड है, अगर आप बाकी मुल्कों, यूरोप के मुल्कों को देखें तो उस लिहाज से बहुत कम है, इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी है। तो दोनों साइड्स ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में आप खास करके कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आप इसको कैसे आगे बढ़ा पाएं। जी बिल्कुल, आपसे ये भी अमृतपाल समझना चाहेंगे, जिस तरह से ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, आपने भी इसमें बताया है भारत लगातार ग्लोबल साउथ को मजबूत करने की बात कर भी रहा है, इसे आगे बढ़ा भी रहा है। इसे देखते हुए इसके साथ ही जो विकासशील देश हैं वर्तमान ग्लोबल परिदृश्य में, ये जो पूरा जिसे कह सकते हैं कि एक पूरी टेरिटरी है, इसका कितना अहम महत्व होने वाला है और इसे मजबूत करना जो है वो कितना अब वक्त की ज़रूरत है? देखिए, वो वक्त गुजर गया जब G7 या विकसित देश या ताकतवर देश या कोई चुनिंदा 6-7 मुल्क दुनिया का एजेंडा सेट करते थे। बड़ी आबादी ग्लोबल साउथ में रहती है, विकासशील देशों में रहती है। अगर आप उनकी एस्पिरेशंस, उनके कंसर्न्स, उनकी प्रायोरिटीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप दुनिया जो आज चैलेंजेस फेस कर रही है उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो G7 मुल्क हैं इस बात को समझते हैं, तभी आप देखें 12 देशों को इन्होंने इनवाइट किया है इटालियन प्रेसिडेंसी ने। तो भारत काफ़ी बार G7 में पार्टनर कंट्री की हैसियत से हिस्सा ले चुका है। पिछली बार हिरोशिमा में भी यही बात हुई थी। उस एजेंडे को कैसे आप इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। G20 जब भारत ने होस्ट किया था और जॉर्जिया मेलोनी साहिबा और G7 जो G20 का पार्ट हैं वो आए थे भारत में, दिल्ली
दिल्ली में, तब भी फोकस इसी पे था। अब उन प्रायोरिटीज़ को जो आपने दिल्ली डिक्लेरेशन में एग्री करी थी, उनको आप कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें, भारत की गुहार यही होगी इस मंच पर। जी। और बिल्कुल जो आप बता रहे हैं वैश्विक चैलेंजेस हैं और जिन पर बात होनी है, जो कि G7 का एजेंडा भी है, अगर उसमें देखते हैं तो जो भारत की आवाज़ है लगातार वैश्विक परिदृश्य पर कितनी मुखर होती हुई दिखाई देती है। देखिए, भारत की आवाज़ काफ़ी मुखर है, क्योंकि आप सिर्फ एक सबसे पॉपुलस कंट्री या सबसे बड़ी आबादी के मुल्क को ही नहीं रिप्रेजेंट करते, आप उस पूरे खित्ते को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी एस्पिरेशंस को एड्रेस करने का वक्त आ गया है। और आप G7 या डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे एजेंडा चलाते थे, क्लाइमेट चेंज को हो या वॉर्स को लेके हो, युद्ध को लेके हो, या जो संघर्ष चल रहे हैं दुनिया में, उन पर आप खरे नहीं उतर पाए हैं, आप सॉल्यूशंस नहीं दे पाए हैं। आपको दुनिया की 2/3 आबादी को साथ लेके चलना होगा। तो भारत उसका नेतृत्व करता है और अब दुनिया इस बात को रियलाइज करती है। इसीलिए भारत जब किसी मंच पर बोलता है तो आप उसको ध्यान से सुनते हैं, उसके साथ एंगेज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत का जो एक पॉलिटिकल कैपिटल है, जो पॉलिटिकल वेट है, वो दुनिया समझने लगी है और उसी लेवल की एंगेजमेंट आपसे करने लगी है। जी, बहुत शुक्रिया अमृतपाल, विस्तार से तमाम विषयों पर बातचीत के लिए। और अब बात आगामी 21 जून को होने वाले योग दिवस से जुड़ी खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योग का एक वीडियो साझा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा है, वृक्षासन यानी पेड़ की मुद्रा में किए जाने वाले आसन के कई फायदे हैं। ये शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने के साथ ही इसे मजबूती प्रदान करता है। वृक्षासन, वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। केरल के इडुक्की के राजाकोट गांव की 10वीं कक्षा की छात्रा श्वेता जिनेश ने साबित कर दिया है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य में बहुत योगदान देता है। श्वेता जिनेश
चौथी कक्षा से ही योग का अभ्यास कर रही हैं और अब वे एक कलात्मक योगाभ्यासी हैं। श्वेता ने जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं और कलात्मक योग में अपने योग कौशल को साबित किया है और अब वे एक राज्य स्तरीय योग विशेषज्ञ हैं। से योग सीख रही हूँ। मैं पिछले 4 सालों से राज्य स्तर पर योग प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हूँ और अगले साल राष्ट्र स्तर पर भाग लेने की उम्मीद कर रही हूँ। यह श्वेता है जो इस स्कूल से राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकी। मुझे उसके हुनर पर गर्व है। उसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में मेरिट सर्टिफिकेट मिला है। यह लयबद्ध योग में भी माहिर है। अधिकांश वरिष्ठ नागरिक अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद घर पर बेकार बैठे रहते हैं। ऐसे में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का ये कारण बन सकता है, लेकिन अगर ऐसे लोग योग का अभ्यास करें तो वे ऐसी समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं। केरल के इडुक्की जिले के थोरुपुझा में बुजुर्गों का एक ऐसा ही इसके लिए लगातार प्रयास जो है वो सामने आया है। ये वरिष्ठ नागरिकों का समूह है जो नियमित रूप से योग का अभ्यास करता है। इसके साथ ही ये संदेश भी देता है कि योग का अभ्यास करने की क्षमता के आगे उम्र की सीमा कोई बाधा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। योग दिवस से पहले विदेशों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बांग्लादेश के चटगांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। चटगांव में भारत के सहायक उच्चायोग ने इनायत बाजार महिला कॉलेज और क्वांटम फाउंडेशन के साथ मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए योग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 150 से ज्यादा छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आगे बढ़ेंगे। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक भारत में 2030 तक 10 करोड़ से ज़्यादा नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इस दौरान जीडीपी में 3.3 ट्रिलियन डॉलर की बढ़त देखने को मिलेगी। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिनों के एजेंडे के लिए पीएचडी चैम्बर की ओर से 10 महत्वपूर्ण बिंदु सुझाए गए हैं। इसमें रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग में दोहरे अंक में वृद्धि, निर्यात को मजबूत करना, टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को मजबूत बनाने के लिए नीति बनाना, बढ़ती महंगाई, डिजिटल अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे शामिल हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के ग्रोथ रेट अनुमान को 6.6% पर बरकरार रखा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहेगी। बैंक का कहना है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहेगा। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के ग्रोथ रेट अनुमान में 1.2% का इजाफा करते हुए कहा था कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% रहेगी, जबकि पहले इसके 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया था। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नाम की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही है। साथ ही घरेलू मांग भी वित्त वर्ष 2024 में शानदार बनी रही। निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक महंगाई के मोर्चे पर भी अच्छा काम हुआ है, जहां महंगाई दर सितंबर 2023 के बाद 2 से 6% के दायरे में बनी रही। वर्ल्ड बैंक ने आगे कहा कि ग्लोबल ग्रोथ 2024 में 2.6% रहेगी, जबकि 2025-26 में इसके 2.7% रहने का अनुमान है।
और वैश्विक बाजारों की नरमी के बीच भारतीय शेयर बाजार ने केंद्र में मोदी 3.0 सरकार के मंत्रियों के कार्यभार संभालने के दौरान बुधवार को मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 159 अंक की बढ़त के साथ 76,616 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 60 अंक की बढ़त के साथ 23,325 के स्तर पर खुला। कारोबार के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब सेंसेक्स फिर से नया रिकॉर्ड बनाते हुए 77,000 के आंकड़े के पार निकल गया। फिलहाल की बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 476 अंकों की बढ़त के साथ 76,933 के स्तर पर और निफ्टी 146 अंकों की बढ़त के साथ 23,411 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। इस समय जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसके बाद से सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने नए हाई बनाने शुरू कर दिए हैं। ओवरऑल अगर इस समय मार्केट का कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादातर स्टॉक्स में नए हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं और पीएसयू, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, पावर ऐसे सेक्टर हैं जो कि टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर यहां पर इस समय चल रहे हैं। फिलहाल अभी निफ्टी के लेवल्स की बात की जाए तो जल्द ही निफ्टी 23,500 के जादुई आंकड़े को छू सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो वो भी इस समय अपने हाई पर चल रहा है और जिस हिसाब से वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जल्द ही 80,000 के आंकड़े को यहां पर सेंसेक्स छूता हुआ नजर आ सकता है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में चौतरफा बाइंग देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं से जो मंदी के संकेत थे वो बादल यहां पर छटते हुए नजर आ रहे हैं। भारत विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उद्योगों से लेकर स्टार्टअप तक भारत की अर्थव्यवस्था हर मंच पर सकारात्मक संकेत दिखा रही है। हाल ही में आई मैन पावर ग्रुप की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इस प्रगति का समर्थन करती है। इस वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए शुद्ध रोजगार आउटलुक में 30% अंक की वृद्धि के साथ भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में रोजगार के अनुकूल अवसर प्रस्तुत करने में छठे स्थान पर रहा है। मैन पावर ग्रुप सर्वेक्षण के अनुसार यह आंकड़ा वैश्विक औसत से 8 अंक ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 8.2% विकास दर और आर्थिक लचीलेपन से बाजार में नई नौकरियों की उम्मीद जगती है। आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी रोजगार और नई आर्थिक गतिविधियों से भारत की स्थिति मजबूत रहने वाली है। और अब एक नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के लिए प्रस्तावित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में सरकार 35 से 40% मूल्यवर्धन स्थानीय तौर पर किए जाने का लक्ष्य रख सकती है। इस तरह अप्रैल 2020 में शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पीएलआई के लिए 18 से 20% मूल्यवर्धन को अब दोगुना किया जाएगा। आईफोन के आई के साथ उतारे गए iOS 18 लॉन्च के एक दिन बाद ही एप्पल के शेयर मंगलवार को 7% से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इस उछाल से एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मूल्य के बहुत नजदीक पहुंच गई। एप्पल का शेयर 7.3% चढ़कर दिन के अंत में $207.15 पर पहुंच गया। इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप ओला इलेक्ट्रिक को 7,250 करोड़ रुपए की आईपीओ के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी से मंजूरी मिल गई है। ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ लाने वाली देश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी होगी। प्रमुख वाहन कंपनी टाटा मोटर्स वित्त वर्ष 2029-30 तक अपने इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में 16,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपए के बीच निवेश करने की सोच रही है। देश में अभी इलेक्ट्रिक कार के 4 मॉडल बेच रही कंपनी ने बताया कि मार्च 2026 तक 6 नए मॉडल उतारने का उसका इरादा है। यूटिलिटी वाहनों का निर्यात मई में 50.5% बढ़ा है, जबकि घरेलू थोक बिक्री और उत्पादन में क्रम से 17.6% और 26.9% का इजाफा हुआ है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। भारत ने मई में 24,490 यूटिलिटी वाहनों का निर्यात किया, जो पिछले साल मई में किए गए 16,274 निर्यात की तुलना में 50.5% अधिक है। फूड डिलीवर करने वाली कंपनी जोमेटो अपनी क्विक कॉमर्स बिजनेस यूनिट ब्लिंकिट में 300 करोड़ रुपए का ताजा निवेश करेगी। इस ताजा निवेश के साथ ही अगस्त 2022 में ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद से जोमेटो ने इसमें कुल 2,300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र की कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स ने अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने को बढ़ावा देने के लिए गूगल क्लाउड के साथ लंबी अवधि की साझेदारी की है। गूगल क्लाउड के जेमिनी मॉडल के साथ साथ गूगल की नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए कंपनी व्यापक आधार पर JNI अपनाने के लिए उद्योग विशिष्ट समाधान विकसित करेगी। अदानी डिफेंस और एरोस्पेस ने एज ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया है। इसके तहत दोनों कंपनियां मिसाइल, हथियार, मानव रहित प्लेटफॉर्म और साइबर सिस्टम में रणनीतिक क्षमता साझा करेंगे। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंपनी साथ मिलकर भारत और यूएई में R&D और डिफेंस एवं एरोस्पेस की प्रोडक्शन और रखरखाव की सुविधाएं लगाएंगी।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत शेयरों की बिक्री के जरिए 6,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसके अलावा बैंक राइट्स इशू या QIP के जरिए बाकी रकम जुटा सकता है। फंड का इस्तेमाल बैंक के बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा देने में किया जाएगा। IT सेक्टर की कंपनी ACL टेक को करीब 2,323 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर जर्मनी के कोऑपरेटिव प्राइमरी बैंक APO बैंक से मिला है। ACL टेक का कहना है कि उसे ऑर्डर 7.5 सालों में पूरा करना है। राहुल भाटिया के इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिगो एयरलाइन में 2% हिस्सेदारी बेच दी है। यह हिस्सेदारी 3,367.30 करोड़ रुपए में बेची गई। यह सौदा 4,362.04 रुपए प्रति शेयर के एवरेज प्राइस पर किया गया। मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली एवं खजुराहो के बीच PM श्री पर्यटन वायु सेवा कल से शुरू हो रही है। 6 सीटों वाले 2 विमानों के जरिए संचालित होने वाली इस सेवा की शुरुआत मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 जून को भोपाल हवाई अड्डे से करेंगे। पहली उड़ान भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली की होगी। और अब बात खेल की। खेल की बात करें तो ICC T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना अब तक अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाने वाली मेजबान अमेरिका से होगा। दोनों टीमों ने अब तक प्रतियोगिता में 2-2 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में दोनों टीमों का इरादा इस मुकाबले को जीतकर सुपर 8 में जगह पक्की करने का होगा। अमेरिका ने प्रतियोगिता में पाकिस्तान को हराकर सभी को चौंका दिया था। ICC T20 विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम का सामना तीसरे ग्रुप मुकाबले में मेजबान अमेरिका के साथ होने जा रहा है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम जब न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में मैदान पर उतरेगी तो उसकी नज़र सुपर 8 में स्थान बनाने की होगी। भारत ने T20 विश्व कप 2024 में अपने पहले 2 मैच लगातार जीतकर शानदार शुरुआत की है। खास तौर से उन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार 119 रनों का लक्ष्य बचाया था, उससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। भारतीय टीम ने विश्व कप से ठीक पहले IPL खेला है तो उनके सभी खिलाड़ी T20 क्रिकेट की अच्छी लय में हैं। विश्व कप से पहले उन्होंने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को हराया था। हालांकि पहले दोनों मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाज उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। रोहित शर्मा तो अच्छी लय में लग रहे हैं, लेकिन विराट कोहली पहले दोनों मुकाबलों में जल्द ही पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में वो इस मुकाबले में फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे। टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। भारतीय टीम अपने प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। शिवम दुबे की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। जायसवाल खेलते हैं तो विराट फिर अपने पसंदीदा नंबर 3 की पोजीशन पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सूर्य कुमार यादव भी पहले 2 मैच में असफल रहे हैं, जिसके कारण उनके चयन पर सवाल उठने लगे हैं। ऋषभ पंत ने चोट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जोरदार वापसी की है। पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत में वो सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। न्यूयॉर्क की उतार चढ़ाव भरी पिच पर तेज गेंदबाजों की भूमिका फिर से अहम होने वाली है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाज अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की तिकड़ी ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी इनका अच्छा साथ दिया है। बुमराह आयरलैंड और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी गेंदबाजी ने ही मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ा था। वहीं मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर पर बुमराह का अच्छा साथ निभाया है। दूसरी तरफ बात अगर अमेरिकी टीम की करें तो टीम ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए भारत उन्हें हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन किया है और भारत के खिलाफ जीत उनका सपना होगा। अगर USA को बुधवार को बड़ा उलटफेर करना है तो सौरभ नेत्रवलकर, आरोन जोन्स जैसे खिलाड़ी बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस मैच में भारत के खिलाफ 6 भारतीय मूल के खिलाड़ी खेलने वाले हैं। प्रतियोगिता में अमेरिका काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में वो 8.51 की रन रेट से रन बना रहे हैं, जो तीसरा सर्वाधिक है। न्यूयॉर्क से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, TD न्यूज। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।